उपन्यास में व्यक्त मिल मालिक और मजदूरों के बीच के संघर्ष को समझौतावादी दृष्टि से समाप्त कराने में उपन्यासकार का लक्ष्य यह साबित करना है कि कांग्रेस की अहिंसावादी नीति मजदूर वर्ग हित के लिए कभी सहायक सिद्ध नहीं होगी। इस प्रकार लेखक ने कांग्रेस कार्यक्रम की अपेक्षा साम्यवादी कार्यक्रमों को अधिक सफल और महत्वपूर्ण माना है। इसे दादा कॉमरेड के हरीश और देशद्रोही के शिवनाथ आदि पात्रों से स्पष्ट करने में उपन्यासकार अधिक सफल हुआ है। राजेंद्र यादव का उपन्यास उखड़े हुए लोग। पूंजीपति और मजदूर के बीच वर्ग संघर्ष को व्यक्त करने वाले हिंदी उपन्यासकारों में राजेंद्र यादव का नाम भी उल्लेखनीय है। प्रस्तुत उपन्यास में उन्होंने शोषक पूंजीपतियों के असली रूप को अत्यंत स्वाभाविक रूप से चित्रित किया है। उपन्यास का आरंभ शरद और जया को लेकर होता है। शरद वकालत ट्रेनी थी और जया अध्यापिका। दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम होने के नाते विवाह कर लेते हैं, किंतु जब रूढ़िबद्ध समाज उनके विवाह को स्वीकार नहीं करता है तो शरद जीवन यापन के लिए वकालत की ट्रेनिंग छोड़कर पूंजीपति देशबंधु के यहाँ पर्सनल सेक्रेटरी सा नियुक्त हो जाता है। वह देशबंधु के अनुसार ही लेख भाषण तैयार करता है। एक तरह से वह मजबूर होकर देशबंधु का गुणगान करता हुआ भी भीतर ही भीतर पीड़ित होता रहता है। पूंजीपति देशबंधु कांग्रेस का एमपी भी है। वह जनता की दृष्टि से जितना त्यागमूर्ति और धर्मात्मा के रूप में दिखाई पड़ता है, उतना ही स्वार्थी और कामुक भी है। अपनी भीतरी मिताड़ंबर को छिपाने के लिए वह कभी भी जनता के सामने अपने वर्गहितों की बात नहीं प्रकट करता, किंतु उसके कार्यों से ही उसकी वर्गहित चेतना स्पष्ट होती है। वह शोषण करने में सिद्धहस्त है, जो शरद से लेख भाषण आदि लिखवा कर अपने नाम से छपवाता है, लेकिन उसे वेतन कभी नहीं देता। माया देवी तो उसकी कामुक भावना की शिकार होकर स्वदेश मंगल के उसकी रखैल बनकर रहने लगती है। देशबंधु के झूठे प्रेम में फंसकर वह अपने पति की हत्या तक कर देती है। जब देशबंधु की बुरी नज़र माया देवी की पुत्री पद्मा पर भी पड़ती है तो वह अपनी माँ और देशबंधु से घृणा करते हुए मान रक्षार्थ आत्महत्या कर लेती है। वे ही नहीं, पिगुल पत्रिका का संपादक और एक अन्य सज्जन सहस्त्रज भी देशबंधु के शोषण का शिकार बन जाते हैं। देशबंधु के इन अत्याचारों को देखकर शरद और जया भी शोषित जीवन से ऊबकर वहां से चले जाते हैं। इस प्रकार देशबंधु कई लोगों पर अत्याचार करके पूंजीपति बनता है, पर इन अत्याचारों को छुपाने के लिए ही वह धर्मात्मा बनकर जनता के सामने आता है। वह गीता को सर्वात्मवाद के रूप में पेश करते हुए एक जगह इस प्रकार कहता है, तभी मैंने बताया था कि विश्व शांति का एकमात्र उपाय गीता है। कुत्ता, हाथी, ब्राह्मण, चंडाल सभी में एक ही आत्मा हो है, समझो। आप सोचिए तो सही, ऐसा कम्युनिज्म आपकी रक्षा में कहाँ इससे ज़्यादा उदार व्यवस्था कम्युनिज्म की है। और क्या हो सकता है, कहाँ के आपके रूस और चीन में साम्यवाद। दुनिया में मन बदलने वाली एक किताब है, वह है गीता। साम्यवाद के बारे में इतने लंबे आदर्श वाले भाषण देने में देशबंधु का मतलब सिर्फ अपनी पूंजी और अपना वर्गहित को छुपाना भी है, पर उसका यह सर्वात्मवाद या साम्यवाद का असली रूप तब सामने आता है जबकि उपन्यास में सत्या मिल के मजदूर अपनी मांगों के लिए हड़ताल कर बैठते हैं। उस समय देशबंधु अपने अधिकार के बल से मजदूरों को डराता है कि अगर 24 घंटों में काम कर नहीं आए तो तुम्हें हमेशा के लिए मील से हटाया जाएगा। देशबंधु की धमकियों को लेकर मजदूर लोग डरते हैं। वे अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए सुदृढ़ रूप से संगठित एवं सजग हो जाते हैं। उनकी स्थिति को पर्चे एवं भाषणों के द्वारा यूँ समझाया जाता है, जिंदा रहोगे तो तुम्हारा खून मिलों में निचोड़ा जाएगा, तुम बॉयलरों के जल जल कर मरोगे और वैसे मरने से इनकार कर दोगे तो नतीजा सामने है।